नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोगों की यूपी पीसीएस मेंस 2019 और 20 के लिए, ठीक है, 19 और 20 के लिए आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी और उस सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने जो है 45 पार्ट देख लिए थे। आज हम लोग 46वां पार्ट देखेंगे। ठीक है, 46वें पार्ट में हम लोग दो प्रश्नों को देखेंगे। आज का जो प्रश्न है वो पेपर फर्स्ट का है, प्रश्न संख्या 91 है और 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी करा दीजिए। जो आज का प्रश्न है, प्रश्न को लिखने से पहले जैसे जो ग्रामर की गलतियां होती हैं वो आपको नहीं करनी है। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन डाल देते हैं तो आपका उत्तर बेहतर हो जाता है। और क्या चीज़ें हैं कि जैसे जो तथ्यों का समावेश करना है, तथ्यों का भी समावेश करें। डायग्राम का जहाँ भी रेलेवेंट लगे आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। और जो हैंडराइटिंग है, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आज का जो प्रश्न है, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आपका, आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू की भूमिका की समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो अब नेहरू की भूमिका आधुनिक भारत के निर्माण में कहाँ रही, किस तरीके से रही, तो इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो देखिए, आधुनिक भारत के निर्माण में कि जहाँ तक बात की जाती है तो सबसे पहली बात यही आती है कि नेहरू के जो विचार थे, ठीक, उनकी जो विचारधारा थी वो पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित थी। ठीक है, देखिए, पूर्ण रूप से जहाँ तक कहा जाएगा तो पाश्चात्य विचारधारा से अपनाना नहीं चाहते थे। ठीक है, इसीलिए इन्होंने जो पाश्चात्य विचारधारा थी प्लस भारतीय दर्शन जो था, उन्होंने दोनों का मिश्रण का उपयोग किया है। ठीक है, जो भारत के निर्माण में, आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू जी ने जो है वो आपका पाश्चात्य विचारधारा और भारतीय दर्शन दोनों का मिला जुला स्वरूप अपनाया है। अब देखिए, पाश्चात्य विचारधारा का जो ये समर्थक माने जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो प्रबल समर्थक माने जाते थे तो वो उदारवाद के माने जाते थे। ठीक है, कि हर तरीके से आप उदार रहिए, सभी लोगों के प्रति, सभी धर्मों के प्रति, सभी समुदायों के प्रति, सभी लिंग जाति, सभी प्रकार से लोगों के बीच में समान रूप से व्यवहार करिए। ठीक है, और नेहरू जी अधिक से अधिक गांधी जी के विचारों से ज़्यादा आकर्षित थे, प्रभावित थे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली बात यही आती है कि जब आधुनिक निर्माण के भारत की बात कही जाती है तो सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र के प्रबल समर्थक कहे जाते हैं जो हैं आपके नेहरू जी। ठीक है, अब नेहरू जी जो मुख्यतः बात कहते हैं तो इनका समर्थन या इनके विचार जो हैं, जो आधुनिक राष्ट्र निर्माण था उसमें किस तरीके से आता है, तो इन्होंने एक ऐसे लोकतंत्र की अवधारणा को बताया कि जहाँ पर मानवतावाद, उदारवाद, ये सारी चीज़ें उपस्थित हों। ठीक है, इन्होंने जीवन दर्शन को माना। ठीक है, इनका मानना था नेहरू जी का कि जीवन दर्शन सब कुछ है। ठीक, लोकतंत्र है, लेकिन अच्छा लोकतंत्र वही है जहाँ पर समानता हो। और मुख्यतः जो बात कही इन्होंने वो आर्थिक समानता पर ज़्यादा बात कही है। ठीक है, तो ये लोकतंत्र के प्रबल समर्थक हर तरीके से जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लोगों की गरिमा है, एक प्रतिष्ठापूर्ण लोगों की गरिमा जो है उसके सुनिश्चित करने की बात कही गई है। और समाजवादी जो शब्द है इसीलिए हमारे संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, अब देखिए, समाजवाद की जहाँ तक बात करते हैं तो समाजवाद की जो अवधारणा थी उससे प्रेरित होने का सबसे मुख्य कारण ये था कि जैसे जो मार्क्स और लेनिन के विचार थे तो इनसे नेहरू जी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो इसीलिए इन्होंने समाजवाद की अवधारणा को भारत के संविधान में इंक्लूड करवाया। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि समाजवाद के अंतर्गत इन्होंने विचार दिए कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता रोके बिना, ठीक है, हम समानता को स्थापित कर सकते हैं, हम समानता को ला सकते हैं अपने देश में, सभी लोगों के साथ समान व्यवहार कर सकते हैं। ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को अवरोधित किए बिना। ठीक है, तो ये बात कहते हैं, ये समाजवाद के पक्ष में जो भारत था, आधुनिक भारत के निर्माण में समाजवाद के पक्ष में जो नेहरू जी के विचार थे वो हैं।
ठीक है। और इनकी बात एक अन्य विचारों में कही जाती है कि जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। देखिए, जो नेहरू जी थे, तो नेहरू जी ने क्या किया था कि ये औद्योगिकीकरण के प्रबल समर्थक थे, ठीक है। आधुनिकीकरण, एक आधुनिक भारत का निर्माण करना चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर वह ऐसा नहीं चाहते थे कि हाँ, राज्य का ही पूर्ण नियंत्रण हो या निजी क्षेत्र का ही पूर्ण नियंत्रण हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेहरू जी का मानना था कि राज्य और निजी दोनों क्षेत्रों के अधिकारों की मान्यता को इन्होंने माना, ठीक है, कि दोनों का बराबरी एक हिस्सेदारी होनी चाहिए, दोनों का सहयोग होना चाहिए, ठीक है, जिससे हम देश के विकास को आगे बढ़ा सकें, ठीक है, देश के विकास को किया जा सके। और इन्होंने क्या बातें कही कि जैसे जो पंचायती राज संस्थाएं हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, ठीक है, तो इसके बारे में भी इनके विचार काफ़ी प्रभावित करने वाले हैं। इन्होंने क्या किया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सहकारी समितियां, आधुनिकीकरण, ग्राम पंचायतें, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन इनकी विचारधारा, जिसके इनका कहना था कि हम पाश्चात्य विचारधारा से प्रेरित थे, एक तो दूसरी चीज़ ये थी कि आधुनिकीकरण में विश्वास रखते थे। तो इन्होंने आधुनिकीकरण के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र को भी लेने का काम किया। किसके माध्यम से? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सहकारी समितियां, ग्राम और सशक्त ग्राम पंचायतों के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें, अब आप लोग ये सारी चीज़ें जानते भी हैं कि पंचायती राज्य संस्थाएं जो हैं सबसे पहले 1957 में, और इस तरीके से राजस्थान के नागौर से ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं उसी समय की बात है और इन्होंने आधुनिक राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगली बात जो कही जाती है नेहरू जी की, कि इन्होंने धर्मनिरपेक्षता को, भाई धर्मनिरपेक्षता जो थी वो कहीं ना कहीं सभी के सहयोग से, सभी के सहमति से जो धर्मनिरपेक्षता है, ठीक है, उसको हमारे संविधान में अपनाया गया, ठीक है, प्रस्तावना में भी आप पढ़ते हैं। अब देखिए, जो बात है, ठीक है, जो बात है कि आप धर्मनिरपेक्षता की बात किस तरीके से करते हैं। इतना धार्मिक विविधता वाला, बहुधार्मिक विविधता वाला हमारा देश है, यहाँ पर अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं, वो चाहे धार्मिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, या खान पान की विविधता हो, या लोगों की विविधता हो, या जो कलर होता है, कलर की विविधता हो, लिंग, जाति, समुदाय, हर एक की विविधता हमारे यहाँ पाई जाती है। कहते भी हैं, आप सोच कर देखिए कि आप एक स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में जाइए, बोली भाषा, पूरा का पूरा चीज़ें ही चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो इस ऐसे बहुधार्मिक देश में धर्मनिरपेक्षता को अपनाने का कार्य किया नेहरू जी ने, ठीक है। और क्या चीज़ बात कही गई, कुछ इनके विचार गुट निरपेक्षता की जो नीति थी, जिस समय आपका जो शीत युद्ध चल रहा था यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में, तो उस समय इन्होंने किसी भी गुट, ना ही यूएसएसआर के पक्ष में, ना ही आपका यूएसए के पक्ष में जाना सही समझा। इसीलिए गुट निरपेक्ष, मतलब हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम ऐसे ही एक अपना अलग से गुट बनाएंगे, ठीक है, एक समूह बनाएंगे, ठीक है। और इन्होंने आंदोलन भी चलाया, गुट निरपेक्षता आंदोलन, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ कि इन्होंने भारतीय विदेश नीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे, ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंट्री है किसी भी एक ग्रुप में शामिल नहीं होती है तो अपने रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं करती। उस समय नेहरू जी ने ये सारे कार्य किए, ठीक है, उस समय ये सारी चीज़ें की गई, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी स्थापित किया गया और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी मजबूत किया जा गया, और भारतीय विदेश नीति को इस तरीके से चलाया गया कि ना यूएसएसआर को बुरा लगे, ना ही यूएसए को बुरा लगे, ठीक है। और इन्होंने, नेहरू जी ने एक स्वतंत्र आधुनिक जो भारत था, स्वतंत्र भारत का एक आधुनिक मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है। जो भारत था, भारत को सशक्त बनाने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान किया और संपूर्ण विकास किया देश का, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को आप लोगों को लिखना है, इसको बहुत अच्छी तरीके से 200 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोग लिखिए, और अच्छे से इस प्रश्न को लिखिए, और इसके बाद दूसरा प्रश्न भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से लिखिए। इसके पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो चल रहा है उसमें आप लोगों को मिल जाएगी, 2020 वाला, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है। चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है,
करंट अफेयर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 92 है, 125 शब्दों में इस प्रश्न को लिखना है। अब देखिए जो प्रश्न है, प्रश्न को लिखने से पहले वही सावधानियां कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो इन तीनों में अगर एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, ये अगर कुछ भी ऐड कर देते हैं तो आपका उत्तर और भी बेहतर लगने लगता है। अब इसमें और क्या है कि जैसे डाटा का प्रयोग करिए, डायग्राम का प्रयोग करिए, और जो उत्तर है उत्तर में लयबद्धता होनी चाहिए, शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए, और जो आप लिख रहे हैं उसको पैराग्राफ और पॉइंट्स के फॉर्मेट में लिखिए, हेडिंग मत डालिए। जो कीवर्ड हैं, कीवर्ड को अंडरलाइन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे आप कई शब्द, ऐसे शब्द होते हैं जो बहुत सारी बातों को लिए होते हैं, तो वो अंडरलाइन भी कर दिया करिए, ठीक है, तो एग्जामिनर पर प्रभाव पड़ता है। चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान में जैसे देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट के कारणों को बताते हुए उपाय सुझाइए। अब देखिए हमारे यहाँ वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में काफ़ी गिरावट देखी जा रही है, जिसके बहुत सारे कारण भी हैं और सरकार द्वारा बहुत सारे उपाय भी किए जा रहे हैं, लेकिन आपको अपने उपाय बताने हैं, ठीक है। अब देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति की जहाँ तक बात करते हैं तो आप डेटा के माध्यम से ही चीज़ों को जानेंगे। तो कुछ चीज़ें आप दर्शा दीजिए वहाँ पर कि जैसे जीडीपी की जहाँ तक बात की जाती है तो वर्तमान में 2020 की पहली तिमाही में 5% की वृद्धि हुई है। निवेश की जहाँ तक बात करते हैं तो निवेश दर जो है, ठीक है, 2018 में 34.3% थी और जो कि घटकर 28.8% रह गई है। तो ये वर्तमान स्थिति है निवेश की। बचत दर की जहाँ तक बात करते हैं तो 2011 में जो थी 32.7% थी, 32.7%, और वही 2018 में यह घटकर 29.3% रह गई है, ठीक है। मजदूरी दर की जहाँ तक बात करते हैं तो 2014 में ग्रामीण क्षेत्रों में जो मजदूरी दर थी वो 27.7% थी, जो कि 19 में बहुत ज़्यादा घटकर 5% रह गई है। तो ये चीज़ें हैं वर्तमान में अर्थव्यवस्था की स्थिति जो चल रही है। मुद्रास्फीति की जहाँ तक बात करते हैं तो देखिए मुद्रास्फीति एक लेवल तक अच्छी होती है, ठीक है। 2013 में 10.3 थी। अब मुद्रास्फीति का मतलब है कहीं ना कहीं डिमांड, मांग को बढ़ाती है, ठीक है। अब सोच के देखिए कि अगर डिमांड ही नहीं रहेगी तो आप क्या करेंगे, ठीक है। किन चीज़ों का, जब मांग ही नहीं है तो आप कितना भी उत्पादन कर लीजिए, कितना भी प्रोडक्शन कर लीजिए, सारी की सारी चीज़ें बेकार हैं, ठीक है। तो यही चीज़ 2013 में जो इन्फ्लेशन था, ठीक है, मुद्रास्फीति थी, वो आपका 10.3% थी, जो कि 2019 में घटकर 3.41% रह गई है। तो अब सोच कर देखिए कि जब मांग ही नहीं रही तो आप, डिमांड जब नहीं रहेगी तो आप प्रोडक्शन क्या करेंगे, निर्यात क्या करेंगे, ऐसी स्थिति हमारे देश की बनी है आकर। और क्या चीज़ है कि जैसे निर्यात की जहाँ तक बात की जाती है तो एक अवधि है 2011 से 18 के बीच में, तो इसमें जो अवधि जो गिरावट दर्ज की गई है वो 24.5% से घटकर 19.6% निर्यात रह गया है। तो अब से आप खुद वर्तमान अर्थव्यवस्था की जो चीज़ें हैं, जो डेटा है, आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक का जो डेटा होता है, अर्थव्यवस्था का जो डेटा होता है, उसी के माध्यम से आप चीज़ों को विश्लेषण करते हैं, ठीक है। अब देखिए अर्थव्यवस्था में गिरावट के कारणों को देख लेते हैं। तो देखिए कुछ वैश्विक घटनाएं हैं कि जैसे वर्तमान में इस समय अमेरिका और चीन के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है, यूएस चाइना ट्रेड वॉर है, इसकी वजह से गिरावट है। एक वैश्विक फैक्टर लागू होते हैं अर्थव्यवस्था में गिरावट के कारण। ब्रेग्जिट के कारण ब्रिटेन का अलग होना, ये भी एक बहुत बड़ी बात रही, ठीक है, यूरोपियन यूनियन से। तो ये कुछ ऐसे कारण थे, वैश्विक घटनाएं थी जो हो रही थी, ठीक है। ट्रेड वॉर से सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, ठीक है। कुछ घरेलू घटनाएं भी घटित हुई हैं कि जैसे जो विमुद्रीकरण है, डिमोनेटाइजेशन जो किया गया था, ठीक है। अब डिमोनेटाइजेशन जब किया गया था, विमुद्रीकरण किया गया था, तो कर तो दिया गया लेकिन इसके व्यवधान बहुत उत्पन्न किए, ठीक है। सरकार तो अच्छे के लिए ही करती है, लेकिन वो चीज़ें जो उसके प्रभाव थे वो अलग तरीके से दिखे हैं आकर,
ठीक है, जिससे अर्थव्यवस्था की गति बहुत ज़्यादा धीमी पड़ गई है। जीएसटी को लाया गया, जीएसटी अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अच्छा अगर नहीं होगा, जो सुधार हैं, सुधार अगर अच्छे नहीं होंगे, तो आप सोच कर देखिए, कोई भी एक नई कंपनी है, अगर यहाँ हमारे भारत में अगर उस पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा इम्पोज कर दिए जाएं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में वो कंपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, ठीक है। या यहाँ यहीं की कंपनी अगर उसी पर जीएसटी ज़्यादा लगा दी जाए हर प्रत्येक वस्तुओं पे, तो क्या करेगा? जो निवेश होगा, कोई निवेश नहीं करेगा, सबसे पहली बात इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। दूसरी चीज़ क्या? आप एक माहौल होता है, ठीक है, एक उद्योग का माहौल होता है, बिजनेस का माहौल होता है, वो माहौल भी खराब करेगा, खराब होगा। और जो व्यक्ति करना भी चाहते हैं तो उनको भी हतोत्साहित आप करेंगे। तो ये सारी घटनाएं चल रही थी। और अगला क्या पॉइंट है कि जैसे कठोर मौद्रिक और राजकोषीय नीति। तो देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी, जो मॉनेटरी पॉलिसी थी तो वो पूरा का पूरा एक ही चीज़ पर उसने फोकस किया। किस चीज़ पर? मुद्रास्फीति पर। मुद्रास्फीति केंद्रित इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी बनाई, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में गिरावट देखी गई। राजकोषीय नीति की जहाँ तक बात करते हैं तो राजकोषीय नीति में देखिए, राजकोषीय घाटा बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, ठीक है। राजकोषीय घाटा वो चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का, दोनों के दोनों ये घाटे बढ़ते गए, जिसके कारण एक जो अर्थव्यवस्था में गिरावट देखी गई। एनपीए, देखिए बैंकों का एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्या होता है कि जैसे एक बैंक है, बैंक से किसी व्यक्ति ने लोन लिया, अब 90 दिनों तक अगर वो लोन नहीं चुकाया जाता तो वह एनपीए की श्रेणी में आ जाता है। तो ये एनपीए जो था, एनपीए बैंकों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और बहुत सारे बैंकों का भी डूबना, जैसे पीएमसी बैंक है, और अभी हाल ही में, अभी डूबा तो नहीं है लेकिन डूबने की स्थिति में है आपका यस बैंक, ठीक है। उसके शेयर भी बहुत सारे गिर गए, बहुत भारी गिरावट देखी गई। तो ये सारे कारण, और एक लास्ट कारण वर्तमान में अगर देखेंगे तो कोरोना का भी प्रभाव। आज ही की डेट में आप लोग देखेंगे कि जो शेयर मार्केट है उसमें भारी गिरावट देखी गई है, ठीक है। तो एक कोरोना का प्रभाव भी अर्थव्यवस्था में गिरावट का कारण बना है आके। तो अब कारण हम लोगों ने देख लिए, अब उपायों को जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। उपायों की जहाँ तक बात करते हैं तो देखिए, बैंकों में पुनः सरकार को पूंजी निवेश करना होगा, ठीक है, पैसे लगाने होंगे, ठीक है, वो चाहे आपका एफडीआई से आए चाहे घरेलू आए, चाहे जिस तरीके से, बैंकों में पूंजी निवेश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंजल टैक्स, एंजल टैक्स क्या होता है कि जैसे जो नए स्टार्टअप्स होते हैं, नए नए कंपनियां जो लोग लगाते हैं, तो उस पर टैक्स इम्पोज किया जाता है, ठीक है। तो इस टैक्स को भी समाप्त करने की बात कही गई है, और इस टैक्स को समाप्त भी किया गया है, ठीक है। एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को सरल बनाया, ठीक है। इन चीज़ों को सरल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या है कि जैसे जो भारतीय कंपनियां हैं, तो उनको भी सहायता देना, सरकार को ये इन कंपनियों की सहायता करनी पड़ेगी। जो भारतीय कंपनियां हैं उनकी सहायता करनी पड़ेगी। जो विदेशी कंपनियां हैं उनके लिए रूल्स और रेगुलेशन बहुत ज़्यादा सरल करने पड़ेंगे, जिससे कि वो इन्वेस्टमेंट हो सके और एक देश में एक निवेश के अनुकूल एक माहौल तैयार करना पड़ेगा। अब ऐसा ना हो कि जो घटनाएं देश में चल रही हैं उसके कारण से जो व्यक्ति है इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, कोई भी बड़ी कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगी, ठीक है। और क्या का उपाय है कि एनपीए को कम करना, ठीक है। देखिए, जो बैड लोन होते हैं, तो बैड लोन को, यह जो एनपीए है इसको कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे बैंकों की स्थिति अच्छी हो सके और वो आगे से लोन दे सके। इस प्रक्रिया को सही करना और एनपीए को कम करना। और क्या है कि जो राजकोषीय घाटा है इसको कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो सुधार हैं, जितने भी कोई भी अगला कोई सुधार किया जा रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा सरल बनाना। तो ये कुछ उपाय हैं, इनको आप लोग देखिए। और कुछ पॉइंट्स अगर आपने भी कहीं से पढ़े हैं तो उनको भी अपने उत्तर में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद 125 शब्दों में इस प्रश्न को लिखिए, ठीक है। अच्छे से आंसर राइटिंग करते रहिए, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।